हेलो एवरीवन, दिस इज रिचा हांडा और वेलकम टू माय चैनल टेक ध्वनि ज्ञान। आज जो हमारा नया टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे ये है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जो डॉट नेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन में कि हमारा CLR होता क्या है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो होता है हमें एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। रन टाइम एनवायरनमेंट दैट मीन्स व्हेन वी execute our program is called a runtime environment। एक रन टाइम एनवायरनमेंट जो होती है जिसे हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जो हमारे कोड को रन करता है और डेवलपर को एक ईजियर प्रोसेस देता है ताकि वो अपने प्रोग्राम को डेवलप कर पाए। ताकि और CLR जो होता है वो एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है जो एक लेयर की तरह काम करता है बिटवीन योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड योर एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन किसी भी डॉट नेट लैंग्वेज में हो सकते हैं, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ये VB.NET हो सकते हैं, C#.NET हो सकते हैं, या फिर एनी अदर लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू डॉट नेट फ्रेमवर्क। CLR का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मैनेज्ड कोड को कन्वर्ट करना नेटिव कोड में। अब यहाँ दो चीजें आ रही हैं, मैनेज्ड कोड और नेटिव कोड, जो हमारे लिए नई हो सकती हैं कई लोगों के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं मैनेज्ड कोड एक्चुअली क्या होता है। तो मैनेज्ड कोड जब हम अपने सोर्स कोड को उनके कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करते हैं तो जो कोड जनरेट होता है वो कहलाता है मैनेज्ड कोड, जो कि लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। और जो नेटिव कोड होता है ये CPU डिपेंडेंट कोड होता है, जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, यानी कि आपके जो कोड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आए वैसा कोड कहलाता है नेटिव कोड। अब अगला देखते हैं कि जो CLR होता है उसमें हमारे पास होता है JIT कंपाइलर, जो MSIL कोड को कन्वर्ट करता है नेटिव कोड में। MSIL होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, जो जनरेट होती है मैनेज्ड कोड के थ्रू, और JIT कंपाइलर इसे नेटिव कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। CLR को एक मैनेज्ड एनवायरनमेंट भी कहा जाता है, जो आपके पूरे कोड को मैनेज करने का काम करती है। आगे देखते हैं कि हमारे CLR का आर्किटेक्चर कैसा होता है। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं हमारे पास जो डॉट नेट सपोर्ट करता है। VB.NET, C#.NET, J#.NET या अदर लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड्स। अब इन सब लैंग्वेजेस के पास उनका खुद का एक कंपाइलर होता है। अगर आप VB.NET लैंग्वेज यूज करते हैं तो कंपाइलर इज कॉल्ड द VB.NET कंपाइलर। अगर आप C# यूज करते हैं देन कंपाइलर इज C#.NET कंपाइलर। Same for J#, and these are the any other .NET language specific compiler जो किसी भी .NET की अदर लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। अब ये जो कंपाइलर्स होते हैं ये आपके .NET की लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड को मैनेज्ड कोड में कन्वर्ट करते हैं। तब जनरेट होता है हमारे पास MSIL कोड, जो होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। और ये जितनी प्रोसेस अभी तक हमने देखी ये होती है कंपाइल टाइम में। अब आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल्ड होने के बाद कन्वर्ट हुआ है MSIL कोड में। अब आफ्टर कंपाइलेशन हमारा कोड जाता है CLR के पास। CLR का काम होता है आपके प्रोग्राम को रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, यानी आपके कंपाइल्ड कोड को एग्जीक्यूट करवाना। अब CLR इस कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करेगा। ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये होती है रन टाइम में, यानी CLR का जो मेन फंक्शन होता है आपके MSIL कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करने का, जो कि नेटिव कोड होता है CPU डिपेंडेंट कोड। यानी आप जिस मशीन में अपने नेटिव कोड को एग्जीक्यूट करवाएं, अपने MSIL कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे, वो उस मशीन के डिपेंडेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द CLR के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पे। एक है कॉमन टाइप सिस्टम CTS, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन CLS, MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज दैट वी डिस्कस्ड बिफोर, गार्बेज कलेक्टर, कोड मैनेजर एंड क्लास लोडर। अब इन सारे कंपोनेंट्स की हम थोड़ा इंट्रोडक्शन आगे देखते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स किस तरह से वर्क करते हैं हमारे .NET फ्रेमवर्क में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कॉमन टाइप सिस्टम यानी कि CTS के साथ। तो CTS जो होता है वो नाम से आपको लग रहा है कॉमन टाइप सिस्टम, यानी ये कुछ सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है हमारे डेटा टाइप्स के लिए, जिसे लैंग्वेजेस को फॉलो करना होता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम हो। और CTS होता है क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन।
क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि हमारे द्वारा लिखे हुए जो कोड हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, दैट इज लैंग्वेज बेस्ड ऑन द .NET स्पेसिफिक लैंग्वेज होनी चाहिए, तो उसे दूसरी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम के द्वारा भी इजीली यूज किया जा सकता है। मतलब एक लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम दूसरी लैंग्वेज में यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन। और ये जो प्रॉपर्टी है ये दी जाती है कॉमन टाइप सिस्टम के द्वारा। अब आगे नेक्स्ट है हमारे पास, वो है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं CLS। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा है इट इज अ सबसेट ऑफ CTS। ये CTS का एक पार्ट होता है, एक सबसेट होता है, और जितने भी CTS होते हैं वो CLS में ही लिखे हुए होते हैं, क्योंकि CL इज अ कॉमन लैंग्वेज और CTS इज अ कॉमन टाइप। तो कॉमन टाइप को लिखने के लिए हमें कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन को यूज करना होता है। नेक्स्ट जो आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, इसे हम कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी कहते हैं, CIL। MSIL का मेन काम ये होता है कि ये जो CLR होता है ये कंपाइल टाइम में सोर्स कोड को MSIL कोड में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। MSIL जो होते हैं ये CPU इंडिपेंडेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी ये CPU के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होते हैं। इन MSIL कोड को अगर आप एक सिस्टम में कंपाइल करते हैं तो इन्हें अदर सिस्टम में इजीली एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, बशर्ते कि उस सिस्टम में .NET का फ्रेमवर्क अवेलेबल होना चाहिए। अब रन टाइम के दौरान CLR का GIT कंपाइलर होता है, ये MSIL कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है, जो कि CPU डिपेंडेंट कोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब ये जो GIT कंपाइलर होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, प्री GIT, इकोनो GIT एंड नॉर्मल GIT। प्री GIT जो होता है कंपाइलर, ये हमारे पूरे कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करने का काम करेगा, यानी अगर आपने जितनी भी लाइन ऑफ कोड्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करेगा, और इसकी जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है। दूसरा आता है यहाँ पे इकोनो GIT। इकोनो GIT का काम होता है ये केवल कॉलेबल जो कोड्स होते हैं जिन्हें आपने कॉल किया है, केवल उन्हीं को ही एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करते हैं। और बट इसमें एक ड्रॉबैक होता है कि जितनी बार हम इस कोड को कॉल करते हैं, जितनी बार हम इस कोड को कॉल करते हैं, हर बार इसको हमें कॉल करना होता है, यानी जितनी बार आपको इसको एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करना होगा उतनी बार आप उसको कॉल करेंगे। तीसरा होता है नॉर्मल GIT। नॉर्मल GIT का काम होता है ये केवल कॉलेबल कोड को ही एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है, बट ये कंपाइल्ड हुए कोड को कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम हमें इस कोड की जरूरत पड़े तो हमें इसे फिर से कंपाइल ना करना पड़े, जैसा कि हमें इकोनो GIT कंपाइलर में करना पड़ता है। तो ये जो कंपाइलर होता है ये कैश मेमोरी में आपके कंपाइल्ड कोड को स्टोर करके रखता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको रिक्वायरमेंट होगी इस कोड की तो डायरेक्टली हम इस कोड को यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये जो कंपाइलर होता है ये रेदर देन द प्रीवियस टू कंपाइलर्स की कंपैरिजन में ये फास्ट होता है। अब ये GITs के बाद हम आगे बढ़ते हैं, आता है कोड मैनेजर। तो कोड मैनेजर जो होता है ये क्लास लोडर को इन्वोक करता है ताकि हम .NET के एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करवा पाएं। ये 2 तरह के होते हैं, मैनेज्ड कोड और अनमैनेज्ड कोड। मैनेज्ड कोड ऐसे कोड होते हैं जो .NET फ्रेमवर्क के अंदर ही डेवलप होते हैं और इसे CLR के द्वारा ही एग्जीक्यूट कराया जाता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे कोड जो .NET के डोमेन में ही डेवलप किए गए हैं, बाहर से हमें किसी भी कोड को नहीं लाना पड़ता है एग्जीक्यूट कराने के लिए, किसी भी अदर क्लासेस को यूज नहीं करना पड़ता है, तो ऐसे कोड कहलाते हैं मैनेज्ड कोड। दूसरा कोड होता है अनमैनेज्ड कोड। तो ये जो अनमैनेज्ड कोड होते हैं ऐसे कोड्स होते हैं जो बिसाइड द .NET फ्रेमवर्क डेवलप किए जाते हैं, इन्हें अनमैनेज्ड कोड कहा जाता है। मतलब जो .NET फ्रेमवर्क के बाहर से अगर हम कुछ कोड्स को कॉल करते हैं अपने कोड के अंदर तो वो कोड कहलाते हैं अनमैनेज्ड कोड, और इसे CLR के द्वारा कंट्रोल करके रन नहीं कराया जा सकता। और इन्हें एग्जीक्यूट कराने के लिए रैपर क्लासेस की मदद लेनी होती है हमें। यहाँ जो रैपर क्लासेस यूज होती हैं ये 2 तरह की रैपर क्लासेस होती हैं, कॉम कॉलेबल रैपर्स जो कंपाइल टाइम में यूज होती हैं, एंड रन टाइम कॉलेबल रैपर जो रन करते समय यूज की जाती हैं। अब आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि इनका वर्किंग एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है मैनेज्ड कोड का और अनमैनेज्ड कोड का।
सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेज्ड कोड के लिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास होता है सबसे पहले सोर्स कोड, जो किसी भी .NET की लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड हो सकता है। उसके बाद ये कोड जो होता है, इसमें यूज किया जाता है नेटिव कंपाइलर, जो लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। अगर आपने VB.NET का प्रोग्राम यूज किया है तो आपका कंपाइलर भी VB.NET का ही होगा। इसके बाद ये जो कोड होता है ये MSIL कोड में कन्वर्ट हो जाता है, जो होती है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। देन आफ्टर यहाँ पे GIT कंपाइलर यूज किया जाता है, जो आपके MSIL कोड को नेटिव कोड यानी एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है। और इसके बाद ये CPU को दिया जाता है और देन हमें मिलता है आउटपुट। ये एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है आपके प्रोग्राम को, .NET के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने का, इसीलिए कहलाता है मैनेज्ड कोड। अब हम आगे आते हैं अनमैनेज्ड कोड में। तो यहाँ पे जो पूरी प्रोसेस अभी तक हमने देखी, ये प्रोसेस पूरी वैसी ही चलती है जैसे कि मैनेज्ड कोड में चल रही है। डिफरेंस केवल यहाँ होता है कि यहाँ हम कॉम कॉलेबल रैपर को यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, या फिर हम RCW यानी कि रन टाइम कॉलेबल रैपर क्लासेस को यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ रनिंग द प्रोग्राम। तो अगर हम इस तरह से आउटसाइड .NET फ्रेमवर्क कुछ क्लासेस को यूज करना चाहते हैं या यूज करते हैं, तो ऐसे कोड कहलाते हैं अनमैनेज्ड कोड। तो अब आगे देखते हैं गार्बेज कलेक्टर। हमने पिछले अपने लेक्चर्स में भी देखा था कि गार्बेज कलेक्टर एक्चुअली हमारे मेमोरी से गार्बेज यानी अनवांटेड मेमोरी स्पेस को अनवांटेड एप्लीकेशंस को रिमूव करता है, ताकि हमारी मेमोरी क्लियर हो और हम नए एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करा सकें। और इसके लिए हमारा जो कंप्यूटर होता है वो डाटा कंटिन्यूअसली इंस्पेक्ट होता रहता है कि अगर कहीं अनवांटेड डेटा है तो वो उसको कंटिन्यूअसली रिमूव कर सके। और ये जो इंस्पेक्शन होता है, ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, हमने पहले भी देखा था। ये कभी विद इन द सेकेंड 1000 ऑफ टाइम हो जाता है, कभी ये कुछ सेकेंड्स में 1 और 2 टाइम्स होता है, या एनी टाइम व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड इट विल एग्जीक्यूट। सो ये हो गया हमारा गार्बेज कलेक्टर। तो अभी हमने देखा हमारे CLR के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, ये किस तरह से .NET फ्रेमवर्क में काम करता है। सो अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया है, then please like it and subscribe it, and thank you so much for listening my lecture. Thank you.